सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में वनडे में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। तो सही उत्तर होगा दीप्ति शर्मा। तो भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 6 विकेट लेकर के इतिहास रच दिया। अभी वे वनडे मैच में 2 बार 6 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। इसके अलावा वे साउथ अफ्रीका की सुने लुस के साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। विश्व में तो दूसरी और भारत में पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने वनडे में 2 बार 6 विकेट लिए हो। अच्छा, ये स्मृति मंधाना का नाम अभी 2-5-10 दिन पहले ही हमने पढ़ा था। अभी वनडे में एक कैलेंडर ईयर में 4 शतक लगाने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी थी। पिच क्यूरेटर मतलब जो क्रिकेट का पिच होता है उसकी देखभाल करने वाले को कहते हैं पिच क्यूरेटर। तो पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी थी? तो याद रखना जयसिंथा कल्याण इनका नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो आंसर होगा बिहार में। तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा और ये दूसरी बार होगा जब बिहार में वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 2012 में बिहार में वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। तो इस बार लगभग 14 देशों की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तो वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप ये एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 2012 में ही हुई थी। अच्छा, यहाँ पे कबड्डी से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको कराऊंगा और बिहार से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया, कबड्डी गेम में कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में? तो 7 प्लेयर होते हैं। और देखो ये बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं आपको शो भी कर रहा हूँ। ये देखो यही प्रश्न आया था ना, कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कभी अगर ये याद नहीं रहे कितने प्लेयर होते हैं तो इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, मतलब एक ध्यान रखने वाली बात है, ट्रिक नहीं है, ऐसे ही ध्यान रखने वाली बात है। देखो कबड्डी में केवल डी के ऊपर मात्रा है और कैसी मात्रा है? ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। तो ये मात्रा किस नंबर की तरह, किस संख्या की तरह आपको नजर आ रही है? 7 की तरह नजर आ रही है। देखो तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी रखे जाते हैं। तो 7 खिलाड़ी रखे जाते हैं क्योंकि कबड्डी में ही 7 नंबर छिपा हुआ है। तो ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा, कभी फिर आप भूलोगे नहीं। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ और प्रश्न बताऊं कबड्डी से। एक तो आपको याद होगा कि प्रो कबड्डी सीजन नंबर 10 जो कि 2024 में हुआ था उसको किसने जीता था? पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराया था। इसके अलावा कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो होंगे ये इंग्लैंड में होंगे। और पिछले साल जो एशियन गेम्स 2022 वाले 2023 में हुए थे चाइना में, उसमें हमारी मेंस और वुमेन्स टीम ने कबड्डी में गोल्ड जीता था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले साल जो खो खो वर्ल्ड कप है ये पहली बार होगा और कहाँ पे होगा? भारत में होगा, जिसके आपको याद होगा ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया था। अच्छा, बिहार से ही कुछ और पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाऊं। एक तो याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट कि अगले साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स हैं वो बिहार में होंगे। और अभी इसी साल वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 ये भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ? बिहार में राजगीर में, जिसको भारत ने जीता था, चीन को हराया था, जिसका मैस्कोट शुभंकर आपको याद होगा क्या था? गुड़िया। उसके अलावा इथेनॉल नीति अपनाने वाला पहला राज्य ये बिहार है। अच्छा, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनेगा? यहाँ पे जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो टाइगर रिजर्व बनेगा और ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। अब आप लोग मुझे बताइए, आपका होमवर्क प्रश्न है, बिहार का जो अभी टाइगर रिजर्व एकमात्र कौन सा है? उसके अलावा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये भी खुला कहाँ पे? पटना में। तो ये बिहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में भारत का पहला वायु बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत के पहले वायु बिटुमेन नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर मानसर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का जो 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा है वो 15% बायो बिटुमेन के साथ मिश्रित डांबर का उपयोग करके बनाया गया है। ये देश का पहला नेशनल हाईवे है जो फसल अवशेष से प्राप्त बिटुमेन से बना है
और इस हाईवे को पुणे स्थित बायोटेक कंपनी है प्राज इंडस्ट्रीज और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर के तैयार किया है। बायो बिटुमेन रोड की बात करें तो बायो बिटुमेन सड़कें ये पारंपरिक जो डांबर की सड़कें होती है उसकी तुलना में ज़्यादा पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली होती है, टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल होती है और नवीन तकनीक आधारित होती है। इन सड़कों का निर्माण बायो बिटुमेन का उपयोग करके किया जाता है जो जैविक पदार्थ जैसे कि मैंने आपको बताया खेत का कचरा आदि इससे प्राप्त होता है, उसी से ये सड़कें तैयार होती है। और इन बायो बिटुमेन सड़कों के निर्माण से लागत में भी कमी आती है और भाई जो खेतों का कचरा है वो इसमें यूज हो जाएगा तो लोग पराली नहीं जलाएंगे तो प्रदूषण में कमी आएगी, तो ये सब इसके बेनिफिट होंगे। तो याद रखना इस प्रश्न में हमने क्या पढ़ा, भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, महाराष्ट्र में। अच्छा, इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो याद रखना इजराइल ने तेल अवीव सड़क है वहाँ पे उसका नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। और दिल्ली सरकार ने कॉलोनी और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की थी। आप जानते ही हो राजपथ को अब हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क बनी है तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन, जबकि पहला कौन सा था, गुवाहाटी नारंगी सैन्य स्टेशन था। देश की पहली स्टील सड़क ये बनाई गई थी सूरत गुजरात में। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर ये कहाँ पे स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। और भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे बना, हैदराबाद में, जिसका नाम हेल्थ वे है, 23 किलोमीटर लंबा है। और 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना था हरियाणा। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 27 दिसंबर को। तो हर साल 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2020 में मनाया था। मनाने का उद्देश्य महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करना, सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना। अब इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो एक बार फिर मैं आपको दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। 1 दिसंबर आप सभी जानते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर विश्व पर्वत दिवस। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस और 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। इसके अलावा 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये पहली बार मनाया गया, ध्यान देना। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को अभी वीर बाल दिवस के रूप में मनाया था। तो ये दिसंबर के अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज है। पूरे महीने में जब भी डे वाला प्रश्न आता है बार बार इसी तरह से मैं आपको ये शीट रिवाइज कराता हूँ ताकि महीने के एंड होते होते ये चीजें आपको याद होने लगे। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ये कौन सा देश बनाएगा, तो आंसर होगा चाइना। तो अभी चाइना ने तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम के निर्माण की योजना को मंजूरी दे दी है और इसका निर्माण यारलुंग जंगबो, तो ये एक नदी है, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इसको यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है। तो इसी नदी के निचले हिस्से में, निचले इलाकों में भारतीय सीमा के करीब ये बनाया जाएगा। इसके अलावा चाइना का अनुमान है कि यह डैम सालाना 300 बिलियन किलोवाट प्रति घंटे बिजली का उत्पादन कर सकता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम होगा जो कि चाइना बनाएगा। अब मैं आपको चाइना भी लेकर के चलूंगा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। देश और विदेश में जो भी चीजें पहली बार हुई हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न है।
अगर पूछे देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में, दिल्ली में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है हुमायूं के मकबरे के परिसर में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। 2026 तक भारत का पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर ये लॉन्च करेगा एयरबस। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है चाइना ने। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड। फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स ये अगले साल होंगे, पहली बार कहाँ पे? सऊदी अरब में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय बनाया गया चंडीगढ़ में। दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया कोलंबिया ने। भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ये बनी मानवी मधु कश्यप बिहार में। और भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था मॉरिशस में हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। और एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया फरीदाबाद में। अब बात यहाँ पे चाइना की थी तो लेकर के चलता हूँ आपको चाइना। ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल होती है बीजिंग और यहीं पे आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इसके अलावा अभी हमने देखा जो 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, ये चीन के हुलुनबुर में हुई थी जिसको भारत ने जीता था चाइना को हरा के। दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया था चाइना ने जिसका नाम जुके 2 है। चीन ने कहा कि 2025 में गोबी डेजर्ट में ये दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करेगा। और दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन ये बनाई थी चाइना ने ही। और अभी एक सुपर साइक्लोन यागी ये चाइना को वियतनाम वगैरह को हिट किया था। तो इन सब कारण से चाइना न्यूज़ में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा 17 को। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्र भवन में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किए। 17 में 10 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? एक तो ये याद रखना, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जिसकी मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। इसमें जो ये 17 बच्चों के नाम है ना, ये आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन इससे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये याद रख लेना कितनों को दिया गया, 17 बच्चों को दिया गया। किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इन पुरस्कारों को देने की शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब होती है? तो 1996 में। और ये बच्चों के लिए भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर आप कह सकते हो। और ये पुरस्कार 5 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है, कितने आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है? 5 से लेकर 18 वर्ष। और एक साल में मैक्सिमम 25 बच्चों को दिया जा सकता है। ये इस बार तो 17 को दिया जा रहा है। और कितनी श्रेणियों में, कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? तो 7 कैटेगरी में, 7 कैटेगरी में दिया जाता है। जैसे कि नवाचार हो गया, कला संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामाजिक सेवा, खेल और बहादुरी, ये कैटेगरीज है, इनमें दिया जाता है। और याद रखना वैसे तो ये पुरस्कार हर साल 26 जनवरी को यानी कि रिपब्लिक डे के मौके पर दिया जाता है, लेकिन इस बार 26 दिसंबर को दिया गया, जिस दिन क्या है? वीर बाल दिवस आप कह सकते हो। इस बार वीर बाल दिवस के मौके पर दिए गए। तो इस तरह से ये प्रश्न बन सकते हैं, ये ध्यान में रख लेना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है किलाउआ ज्वालामुखी, जो जहाँ पे अभी विस्फोट हुआ। ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसमें विस्फोट के बाद जो लावा है करीब 80 मीटर तक ऊपर उठा और राख 6000 से लेके 8000 फीट ऊंचाई तक उड़ी। किलाउआ ज्वालामुखी को माउंट किलाउआ भी कहते हैं और ये हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में है। तो किलाउआ ज्वालामुखी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वोल्केनो ज्वालामुखियों से प्रश्न, तो याद रखना ये आपको मिलेगा अमेरिका में। और क्या क्या प्रश्न वोल्केनो से बनते हैं या बने हैं एग्जाम में वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो देखो, जैसे अगर पूछे कि वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को। ये इटली में है, लिपारी द्वीप पर। इटली में ही आपको एटना ज्वालामुखी मिलेगा, सिसिली द्वीप पर। विशुवियस ज्वालामुखी आपको यहीं पर मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है। बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। अच्छा, अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर।
आप मुझे बताओ पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल दिया गया, नाम बदल के क्या कर दिया। बाकी किलायू ज्वालामुखी देखो मैंने आपको कई बार बताया। एक मोनालोआ ज्वालामुखी भी याद रखो, ये अमेरिका में आपको मिलेगा। क्राकातोआ ज्वालामुखी हो गया, माउंट मेरापी हो गया, माउंटेन सिनाबुंग हो गया, सेमेरू ज्वालामुखी, ये सारे इंडोनेशिया के हैं, अक्सर न्यूज में रहते हैं। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, वाटर वेपर, याद रखना। रिंग ऑफ फायर ये किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, जहाँ पे सबसे ज्यादा इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, सुनामी आ गई, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आकर के मिलती है और जब भी उसमें मूवमेंट होता है तो ये चीजें होती है। तो उसके ऊपर बसे हुए उसके आसपास जो भी देश होते हैं वहां पे ये डिजास्टर आते रहते हैं। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। एग्जाम में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक साथ में आपके सामने लेकर के आ गया, ध्यान रखना। अच्छे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अभी 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना, पोषण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और कुपोषण से लड़ने के लिए समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ना और 2047 तक भारत को विकसित भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत, हेल्दी इंडिया बनाना। आप जानते हो पंचायत से एक दिवस याद आएगा, पंचायती राज दिवस, वो 24 अप्रैल को होता है। वैसे पंचायती राज मंत्री कौन है? ये मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह इनका नाम है। और इस बार जो भी नए कैबिनेट बने हैं ना, कैबिनेट मंत्री बने हैं, वो नाम आपको सारे याद होने चाहिए। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं तो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्रिकी वीडियो बना दिया है। अगर वो नाम आपको याद नहीं है, नए कैबिनेट मंत्री जो बने हैं, तो वो ट्रिकी वीडियो एक बार जा करके देख लेना, ताकि एग्जाम में अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो फिर बाद में अफसोस ना करो कि यार एक बार वो वीडियो देख लेते तो नंबर आ जाते, फ्री के नंबर है ये। तो अगर नहीं देखा तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप अपने क्रैक एग्जाम चैनल पे फर्स्ट व्यूअर है, पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मैं बोलता रहता हूँ, इसलिए उनको याद होगा। तो अगर आपको नहीं याद तो बताना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप वो देख सको। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो आंसर होगा मलयालम। तो अभी दिसंबर में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया। वे मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, वैसे वो फिल्मकार भी थे। और आपको बता दूं कि उन्हें उनके उपन्यास जिसका नाम है कॉलम, उसके लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और अभी 2022 में केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति पुरस्कार भी उनको मिला था 2022 में। इनका जन्म हुआ था केरल में ही। और वैसे उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है 1995 में और पद्म भूषण भी मिल चुका है 2005 में। लेकिन अभी इनका निधन हो गया। एम.टी. वासुदेवन नायर इनका नाम है, ध्यान रखना नाम। अच्छा, आपको याद होगा कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। अब आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ उन्हें पद्म विभूषण मिला था, किस साल मिला था, कब मिला था, ये आपको बताना है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने पढ़ा है और इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। बताइए। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र T स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ में। तो याद रखेंगे अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता इंडियन आर्मी के लिए K9 वज्र T स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने की खरीद के लिए हुआ है। इस डील की कुल लागत रहने वाली है 7,628.70 करोड़ रुपीज। देखो K9 वज्र T तोपों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये तोपें आधुनिक तकनीक से लैस है जो इन्हें सटीकता और उच्च मारक क्षमता प्रदान करती है। ये K9 वज्र तोपें 28 से 38 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती है, जिससे यह दुश्मनों को लंबी दूरी यानी कि लॉन्ग रेंज में निशाना बनाने में सक्षम बनाएगी। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की बात करें, स्थापना होती है 1946 में और मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, चेयरमैन के S.N. सुब्रमण्यम। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है तो कहीं निकलना है जल्दी, तो इसलिए आज देखोगे आज मैंने कुछ आपको ज़्यादा रिवाइज नहीं करवाया। फिर भी अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इनका PDF तो मैं आपको दूंगा ही सही बना करके। PDF जिनको नहीं पता आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने टेलीग्राम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्विज आपको डेली मिलती है, टेस्ट जहाँ पे आप लगा सकते हैं रिविजन करने के लिए।
अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी क्विज, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? तो 1987 में। वैसे आज भी ये प्रश्न मैंने अभी पूछा था आपसे। फिर अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपनी नई बुक लिखी है चंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, किसने लिखी है? अभिजीत बनर्जी। फिर पूछा, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? महाराष्ट्र। वीर बाल दिवस मनाया गया 26 दिसंबर। वित्त मंत्रालय में नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए अरुणीश चावला को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया? उत्तर प्रदेश। और 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी का विषय क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? रक्षा मंत्रालय। और 2024 में जो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई, कहाँ पे हुई? यही पूछ रहे हैं, दोहा कतर में। और आखिरी प्रश्न था, मोल्दोवा के राष्ट्रपति कौन बन गई फिर? तो आंसर होगा मैया सेंडू। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।